अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है फौज में नई बगावत का प्लान तैयार। इस पे बात होगी। ये प्लान कौन तैयार कर रहा है, किस तरीके से अवाम को और फौज को लड़ाने का मंसूबा बनाया गया है, इसमें कौन कौन सी बैरूनी ताकतें शामिल हैं और कौन कौन से अंदरूनी गद्दार शामिल हैं, इस पर बात होगी। और उसके बाद इसराइल का कतर पर हमला और तमाम इस्लामी ममालिक की खामोशी, इस पे बात होगी। और उसके बाद कौन से इस्लामी मुल्क ने गद्दारी की, अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी और रीफ्यूलिंग F-35 तैयारों को जो उसमें हमलावर हुए हैं उसको रीफ्यूलिंग की सहूलत कहाँ से मिली, क्योंकि इस तरीके से तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे, क्योंकि कतर काफ़ी दूर है इसराइल से। तो किस को निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया, इस पे बात होगी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, इस पे बात होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुए। और इसके अलावा सनम जावेद और फलक जावेद, इन दोनों सज़ा याफ्ता औरतों के घिनौने किरदार, घिनौनी वीडियोस खुल के सामने आ रही हैं। अब इनका अवाम को सोचना चाहिए कि किस लेवल के ये लोग हैं और किस तरीके से चारों तरफ से हमारे मुल्क को घेरा जा रहा है। इस वक्त अगर इसराइल को किसी मुल्क से ख़तरा है तो नेतन्याहू ने खुल के बता दिया है कि इस वक्त अगर हमें किसी से ख़तरा है तो वो पाकिस्तान की पाक फौज है। अब अवाम को ये नेतन्याहू के बयान की मद में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अंदर के गद्दारों का भी बताऊंगा कौन कौन सा है। और इसी तरह बलोचिस्तान में बलोच सरदारों को कोई गद्दारियां भी खुल के सामने आ रही हैं और वहाँ की अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने अपील की, हड़ताल की, उस हड़ताल का क्या बना, इस पे भी बात होगी। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। प्रॉपर तरीके से देखें, क्योंकि आजकल कंप्यूटर डिलीट कर देता है। पहले प्रॉपर तरीके से वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कभी भी कंप्यूटर डिलीट नहीं करेगा आपको। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो चैनल को, वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और वीडियो को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह आप सब का मददगार हो, ख़ुसूसन पाकिस्तान की और अफवाज पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ।
देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दर्ज है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, जब उसने इस्लामाबाद पे हमला किया था। उस केस में उसके वारंट गिरफ्तारी पहले जारी हुए थे, पिछली मरतबा ये पेश हो गया और उसने कहा जी मुझे तैयारी के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। इसका बयान रिकॉर्ड होना है, और बयान भी कौन सा होना है जो उसने अपने दिफा में देना है। उस बयान को रिकॉर्ड करने के लिए वो नहीं आ रहा है। हत्ता कि उसकी लीगल टीम का कोई वकील भी पेश नहीं हुआ, कोई जूनियर वकील भी पेश नहीं हुआ। तो फिर जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थोड़ी देर बाद फिर जब मीडिया में खबर चली तो उसके वकील भागम भाग पहुंचे, और जनाब जज साहब आपने तो बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी जी, हमारे मोकल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तो जज साहब ने कहा भाई वो पेश हो जाएं, 17 तारीख को वो पेश हो जाएं तो मैं कैंसिल कर दूंगा वारंट गिरफ्तारी। वो नहीं जनाब तौहीन हो गई है, मीडिया में चल गया है। तो उन्होंने कहा भाई मीडिया को तो मैं नहीं रोक सकता हूँ ना, मीडिया तो आज़ाद है, उसका तो काम ही है खबर देना। और किसी के खिलाफ चाहे वो सदर है, वज़ीर आज़म है या आम मुजरम है, मुजरम तो मुजरम ही होता है, उसके खिलाफ मीडिया दे सकता है। तो इसके बाद देखें जनाब के किस तरीके से वो फिर कहते हैं कि नहीं जनाब मीडिया को रोकना चाहिए ये वो। तो ये देखें अभी भी मीडिया के लोग अदालत में मौजूद है, जो कवरेज करने वाले मीडिया के सहाफ़ी होते हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं। ये हमेशा से जो गलीज और गंदी पार्टी होती है, ये सियासी पार्टी नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ, यकीन जानिए मैं 76 साल उम्र हो गई है मेरी, मैं अल्फन कह सकता हूँ कि ये सियासी पार्टी नहीं है। हकीम मेरे से पहले हकीम सईद ने आज से 40 साल पहले कहा था कि ये यहूदियों का एजेंट है। अभी उसके बाद रियाम खान ने भी बयान दे दिया कि मैंने तो ग्रेटर इसराइल के लिए कुर्बानी दी है। उसके बच्चे भी कहते हैं कि हमारी माँ ने ग्रेटर इसराइल के लिए कुर्बानी दिया और हमारे नाना का वो मुलाजम है इमरान खान, हमारा बाप नहीं है। वो इसको बाप भी तस्लीम नहीं करता है, शक्लें भी इसके साथ नहीं मिलती हैं। मैं अगर कोई यूथड़ चाहिए तो किसी को चाहिए तो मैं जिसके साथ उन बच्चों दोनों की शक्लें मिलती हैं उन दोनों बंदों के मैं वीडियोस तस्वीरें सेंड कर दूंगा, सेम कॉपी है। क्योंकि बाप का चेहरा हमेशा बेटे पे जाता है और माँ का चेहरा बेटी पे जाता है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। इमरान खान की खुद शक्ल जो ना इकरामुल्लाह न्याजी से नहीं मिलती, जनरल बर्की के साथ मिलती है। दोनों के तस्वीरें मिला के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उसकी बच्चों की क्या मिलनी है। तो अब देखें जनाब के पीटीआई का मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। ये यहूदियों से, इसराइल से और गोल्डस्मिथ से, रियाम से और रियाम खान से और इससे इंडिया से फंडिंग लेके, डॉलर लेके, आलमी ताकतों के एजेंट बन के जहर उगल रहे हैं मुल्क के खिलाफ। उसमें सबसे बड़ा गद्दार जो है ना, वो जिन लोगों ने, जिन जजों ने जमानत दी थी, अल्लाह उन जजों की नस्लों को भी तबाह करे। इमरान रियाज, शहबाज गिल, आदल राजा और मेहदी, 2 नंबर मेहदी, फ्राडिया मेहदी, ये सब गद्दार वो गद्दार हैं जो बाहर बैठ के डॉलर लेके कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं फौज के खिलाफ, और कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरीके से फौज में और अवाम में गैप पैदा किया जाए। यही गैप लीबिया में हुआ, वहाँ की फौज तबाह हुई। यही गैप इराक में हुआ, वहाँ की फौज तबाह हुई। यही गैप मिस्र में हुआ, उसकी फौज तबाह हुई। यही गैप शाम में हुआ, उसकी फौज तबाह हुई।
तो यही गैप अब पाकिस्तान में आजमाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और जितनी मर्तबा भी अंदर से भी गद्दार फौज के अंदर भी बैठे हुए हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा पकड़े भी गए हैं, लेकिन चंद एक अभी भी हैं, क्योंकि गद्दार हर जगह पे वाफर मिकदार में होते हैं। तो अब नेतन्याहू ने भी खुल के कह दिया कि भाई अगर मुझे किसी मुल्क से ख़तरा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की पाक फौज है, उससे ख़तरा है इसराइल को, वरना ग्रेटर इसराइल की राह में कोई भी रुकावट नहीं रही है। तुर्की वैसे ही उसके साथ शामिल हो गया हुआ, तजारत कर रहा है, तस्लीम कर लिया हुआ है, वहाँ पे एम्बेसी मौजूद है, वो खुल के तजारत कर रहा है इसराइल के साथ। पैसा पैसा फेंकते जाओ। और मेरे नबी पाक ने जो फरमा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर एक कौम में एक फितना होगा जिससे वो तबाह होती हैं, और मेरी कौम में फितना होगा, मुसलमानों में फितना होगा माल और ज़र। आप देख लें, माल और ज़र डॉलरों के लिए ये अपनी माँ का भी सौदा कर देते हैं, अपनी बहन का भी सौदा कर देते हैं, अपनी बेटी का भी कर देते हैं, अपने मुल्क का भी कर देते हैं, क्योंकि जो नबी पाक ने फरमा दिया है वो सच होना ही होना है हर हाल में। तो इन गद्दारों के लिए सबसे पहले हमें सफाई करनी पड़ेगी अदलिया से। अदलिया से इन गद्दारों को निकाल बाहर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा गद्दार इस वक्त जो अदलिया के अंदर बैठा हुआ है वो मंसूर अली शाह 2 नंबर शाह, ये बैठा हुआ है आलमी ताकतों का एजेंट, टाउट। जस्टिस मनीर और अजहर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा को मैं हर वीडियोस के अंदर चैलेंज करता रहता हूं कि ये 2 नंबर लोग हैं। जस्टिस आयशा मलिक मुझे बता दे, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं कि वो जज बनने के लायक ही नहीं, उसके कागजात ही जाली हैं। जज बनने के लिए वकील बनना ज़रूरी है। उसने एक दिन भी वकालत की नहीं, वकालत का इम्तिहान ही उसने पास नहीं किया, वो कभी वकील बन ही नहीं सकी, वकील थी नहीं। डायरेक्ट फैज़ हमीद को कह के उसको जज लगवा दिया गया। जिस कॉलेज में वो मुलाजम थी, ये चाय शाय बना के देने वाली थी, तो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ वो वकील बनाने वाला कॉलेज था, तो वकीलों को तैयार करने वाला, तो उसके कॉलेज के मालिक के साथ इसने ताल्लुकात इसके बन गए। और उसके बाद फिर इन्होंने शादी कर ली, और फिर फैज़ हमीद को कह के उस मालिक ने इसको लगवा दिया था हाई कोर्ट की जज, और हाई कोर्ट से फिर वो ये फौरी तौर पे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी। ये सबसे बड़ा जो गद्दार साकब नासूर है ना, अल्लाह उसके बच्चों को, उसकी नस्लों को उस समय तबाह करे, कि ये उसका कारनामा था। जस्टिस जहांगीर हो गया, या जस्टिस साकब नसार हो गया, जस्टिस बंदयाल हो गया, ये आयशा मलिक हो गई, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गया, अजहर मिनुल्लाह हो गया, या जस्टिस मनीब हो गया, अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे। ये नासूर है मुल्क के लिए, ये मुल्क के सबसे बड़े गद्दार हैं। इनको लटका दिया जाए, यकीन जानिए बाकी पूरे मुल्क का निज़ाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा और मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। ये ना तो हुकूमतों को, आलमी ताकतों के एजेंट ना तो हुकूमतों को चलने देते हैं, ना ही ये वो करते हैं, तस्लील करते हैं वहाँ पे बुला के जो फौज में लड़ रहे होते हैं, फौज के ऑफिसर होते हैं, सीनियर ऑफिसर, पुलिस के सीनियर ऑफिसर, हालांकि खुद 2 टके के गद्दार हैं। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, दोनों हाथों से सलूट करता हूँ ईमानदार जजों का। गद्दार जजों पे तो मैं इतनी अहमियत देता हूँ कि वो मेरी जूती की नोक से भी कम तर है। ये इनकी मेरी नज़रों में अहमियत है। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, वैसे भी 76 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, जवरात कब्र में है, बाहर हो नहीं सकती। तो मेरे जैसे हज़ारों इस मुल्क पे कुर्बान, पाक फौज पे कुर्बान, हमारे पाक मुल्क पे कुर्बान।
تو دیکھیں کس طریقے سے اب یہ دن رات ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں، کھربوں ڈالر ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ فوج کے اندر جونیئر افیسروں کو تیار کیا جا رہا ہے بغاوت کرنے کے لیے، اور کئی مرتبہ پکڑی بھی گئی ہیں، اندرونی طور پہ کچل دیا گیا۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا رہتا ہوں کیونکہ کچھ راز ہوتے ہیں، اس پہ فوج کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اور میں ہمیشہ اپنی فوج کا وفادار رہوں گا، اور ہوں بھی اور رہوں گا بھی انشاءاللہ، اور میری جان بھی حاضر ہے اس نوجوان کے لیے جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے میرے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، فوج کو اور عوام کو لڑایا جا رہا ہے، ملک کی ترقی کو روکا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نفرت پیدا کی جائے اور گیپ پیدا کیا جائے جس سے عالمی طاقتیں فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب آپ لوگوں نے سوچنا ہے فوج کا ساتھ دینا ہے یا ان غداروں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی نہیں ہے، نہ وہ غدار سردار بلوچ سردار ہیں جو جن کے وہاں کے عوام نے ان کے منہ پہ جوتا مارا ہے کہ انہوں نے ہڑتال کی اپیل کی، جو کوئی ہڑتال نہیں ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں بلوچستان کی عوام کو۔ اب وہ بھی سمجھ گئے ہیں ان غداروں کو، ان ٹاؤٹ لوگوں کو، خود خربوں کی جائیداد اور وہاں پہ سب سے زیادہ غربت ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان ان کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ اس کو گیس کی پیمنٹ ملتی ہے، کے پی کے کو بجلی کی پیمنٹ ملتی ہے، اور عام جو فنڈ جو صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب کس طریقے سے بری طرح وہ سردار ناکام ہوئے ہیں۔ اس میں دو غدار سب سے زیادہ ہے، ایک جس کو عمران خان، اچھا عمران خان کا بیان بھی آیا، میرے ذہن میں نہیں رہا، کہ سختی کے ساتھ اس نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ یہ جو فوج وہاں پہ افغانیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ٹی ٹی پی اور امید گروپ اور یہ بی ایل اے والوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اس کی کھل کے پی ٹی آئی مخالفت کرے اور ان کو بچائے، کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ اگر مر گئے سارے جہنم واصل ہو گئے تو ان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے نا۔ اب بھی اگر عوام کو عقل نہ آئے تو پھر اس عوام کا کچھ نہیں بنے گا۔ ابھی انشاءاللہ تقریباً 90% لوگوں کو عقل آ گئی ہے، 10% قوم یوتھڑ رہ گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، چچا تایا ماما پھوپھا سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کا باپ دادا پردادا سب کچھ عمران خان ہے۔ یہ خان نہیں ہے، یہ نیازی ہے اور پنجابی ہے، پٹھانوں نے خام خواہ اس کو باپ بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، میں نے آج کچھ تلخ باتیں بھی کی ہیں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔